हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपका कोई फ्रेंड हमारी तरह वांगशी लवर हो तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करना। लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब विंग रेडी हो जाता है तो कुछ टाइम बाद वहाँ पर यांग आता है और इन्फॉर्म करता है कि वो उन लोगों को वेडिंग वेन्यू पर ले जाने के लिए आया है, क्योंकि वांगजी डायरेक्टली अपने वर्क से वहीं पर जाएगा। एंड ये सुनने के बाद वो लोग भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वांगजी की मॉम और जैसिका विंग की हेल्प करती हैं कार से उतरने में, और फिर वहाँ वेन्यू पर ब्राइड के लिए जो रूम प्रिपेयर किया गया था वहाँ पर विंग को जाने में उसकी हेल्प करती हैं। विंग जैसे ही रूम में एंटर होता है तो विंग के मदर फादर, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर विंग का वेट कर रहे थे, वो दोनों तुरंत विंग को टाइटली हग कर लेते हैं। विंग के मदर फादर का लाइट से बहुत ज़्यादा वरीड थे। माफिया किंग लास्ट नाइट उनके सन को उनकी विदाउट परमिशन के अपने साथ ले गया था, वो भी मैरिज करने के लिए। और माफिया किंग उनकी फैमिली से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो लोग वरीड थे कि कहीं माफिया किंग अपना सारा गुस्सा उनके सन विंग पर ना निकाल दे। इसलिए जैसे ही वो दोनों विंग से अलग होते हैं वो विंग को चेक करने लगते हैं, और विंग जब भी नोटिस करता है तो वो तुरंत अपने मदर एंड फादर का हाथ पकड़ता है और उनसे कहता है कि फादर, मदर, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं, पर फिर वो वांगजी की मदर और जेसिका को नोटिस करते हैं जो कि वहाँ पर थोड़े से ऑकवर्डली खड़े थे, और ये देखकर उन दोनों को भी एम्बैरेसमेंट फील होती है और वो दोनों फिर तुरंत वांगजी की मदर को ग्रीट करते हैं। वांगजी की मदर और जेसिका भी उन्हें स्माइल करते हुए ग्रीट करती हैं। उन्हें पता था कि आखिर विंग के मदर फादर इतने ज़्यादा वरीड क्यों हैं। माफिया किंग उनके सन को ऐसे ही कल रात अपने घर ले आया था, इस बात से कोई भी वरीड हो सकता था, इसलिए वो लोग इस बात का बुरा नहीं मानते और फिर उन लोगों से थोड़ी सी नॉर्मली बातें करने लगते हैं। पर इस सिचुएशन में कुछ भी नॉर्मल था ही नहीं, और इसलिए कुछ टाइम बाद वो लोग फिर से ऑकवर्ड होने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे एक दूसरे से क्या बात करनी चाहिए। इसलिए फिर वांगजी की मदर कहती हैं कि उन लोगों को एक बार बाहर जाकर वेन्यू को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वांगजी की मदर और विंग के मदर फादर तीनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब रूम में केवल विंग और जेसिका थी। जेसिका विंग को मिरर के सामने बैठा देती है और उसका फाइनल टचअप करने लगती है। इधर वांगजी, जो कि अपने ऑफिस में था, वो विंग की फाइल रीड कर रहा था। उसने लास्ट नाइट ही अपने एक पर्सन को कह दिया था विंग का सारा बायोडाटा लाने के लिए, ताकि उसे विंग के बारे में सब कुछ पता हो और विंग उसके खिलाफ कोई चाल न चल सके। वांगजी उस फाइल में पढ़ता है कि किस तरह विंग अपने चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हम्बल पर्सन था। उसने अपने स्कूल में काफ़ी सारे ट्रॉफीज़ भी जीते थे, पर जब वो 11 साल का था तब सडनली उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और तब से उसके मदर एंड फादर उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे। एंड जब वो 15 ईयर्स का था और अपने स्कूल से वापस आ रहा था तब उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ था और जो ड्राइवर था उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और विंग की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, जिसमें उसने सरवाइव तो कर लिया पर उसकी आईसाइट चली गई, और तब से विंग के मदर एंड फादर उसको लेके और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए। एंड उस एक्सीडेंट के बाद से विंग का घर से निकलना बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। जब कभी वो एक आध बार घर से बाहर भी निकलता था तो बहुत सारे गार्ड्स उसके साथ जाते थे। एंड उसके बाद विंग ने अपनी स्कूलिंग भी घर से ही की, जहाँ पर एक स्पेशलिस्ट टीचर उसे पढ़ाने आता था। उस फाइल में विंग की बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन थी और उसके चाइल्डहुड की कुछ पिक्चर्स थी, जिसमें विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एंड
उस फाइल को रीड करके वांगजी को अभी तक विंग में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। तभी वांगजी के केबिन पे नॉक होती है और जब वो अंदर आने की परमिशन देता है तो वांगजी का असिस्टेंट आता है और वांगजी को इन्फॉर्म करता है कि यांग और उसकी फैमिली वेन्यू के लिए घर से निकल चुकी है। जब वांगजी सुनता है तो वो टाइम देखता है और सोचता है कि अब उसे भी यहाँ से निकलना चाहिए। एंड फिर वांगजी भी वेन्यू के लिए निकल जाता है। जब वांगजी वेन्यू पर पहुँचता है तो वो देखता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा वाइट और लग्जरी लग रहा था, पर वांगजी उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे भी वेडिंग की प्रिपरेशन में उसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और वो डायरेक्टली ग्रूम के लिए जो रूम था वहाँ चला जाता है। वहाँ पर एक स्टाइलिस्ट वांगजी का वेट कर रहा था, जिसके फेस को देख के ही पता चल रहा था कि वो पर्सन कितने ज़्यादा फियर में है। वांगजी जब रूम में जाता है तो वो स्टाइलिस्ट को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और वो स्टाइलिस्ट उस रूम से ऐसे भागता है जैसे वो अपनी जान बचा के भाग रहा हो। वांगजी अपना वेडिंग सूट लेता है जो कि उसकी मदर एंड सिस्टर ने प्रिपेयर करवाया था और उन क्लॉथ्स में चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। जब वांगजी अपने क्लॉथ्स चेंज करके आता है तो वहाँ पर यांग खड़ा था। यांग वांगजी के कॉलर को ठीक करने में उसकी हेल्प करता है एंड उसके हेयर को सेट करने में भी उसकी हेल्प करता है। उसे ऑलरेडी पता था कि वांगजी स्टाइलिस्ट की कोई हेल्प नहीं लेगा। इसके बाद वो दोनों साइलेंसली रूम के बाहर जाने लगते हैं। जब वो लोग रूम के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वांगजी की मदर उधर ही आ रही थी, जो वांगजी को देखकर स्माइल करती हैं और उसके फॉरहेड पर किस करती हैं और उससे कहती हैं कि वो आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। जब वांगजी वहाँ पर अपनी सिस्टर को नहीं देखता है तो वो जेसिका के बारे में पूछता है। वांगजी की मदर कहती हैं कि जेसिका विंग के साथ है। इसके बाद वो लोग वेन्यू की तरफ जाने लगते हैं। यांग और वांगजी स्टेज पर चले जाते हैं और वांगजी की मदर बाकी सारे गेस्ट के साथ फ्रंट रो की चेयर्स पर बैठ जाती हैं। विंग की मदर भी वहीं बैठी हुई थी और विंग के फादर विंग को लाने गए थे। जो भी गेस्ट थे वो कुछ वांगजी और विंग की फैमिली के रिलेटिव थे और बाकी गैंग्स के मेंबर और जो एडवाइज़र्स थे वो और उनकी फैमिली थी। उन सबको कहीं ना कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो ब्राइड है वो ऑलरेडी भाग चुकी है और अब वो लोग बस इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उन लोगों को जो न्यूज़ मिली थी वो सच है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वेडिंग हो रही है और ग्रूम ऑलरेडी ब्राइड का वेट कर रहा है। विंग के फादर उसके रूम में एंटर होते हैं। विंग अभी भी चेयर्स पे बैठा हुआ था और उसने अपनी आंखें क्लोज की हुई थी। वो विंग के पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं एंड उसके फॉरहेड पर किस करते हैं। फिर वो धीरे से विंग को हग करते हैं और कहते हैं, सन आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंड वो अपना एक हाथ अपने फादर को देता है पकड़कर उसे रूम के बाहर ले जाने के लिए। जब विंग के फादर ही देखते हैं तो वो एक सैड स्माइल करते हैं। उनके काफ़ी सारे ड्रीम्स थे अपने सन एंड अपने डॉटर दोनों की वेडिंग को लेके, पर उसकी डॉटर ऑलरेडी वेडिंग से भाग चुकी थी एंड उसके सन की वेडिंग ऐसी सिचुएशन में हो रही थी, पर वो कर भी क्या सकते थे। इसलिए वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे रूम के बाहर ले जाने लगते हैं। इधर जब विंग अपने फादर का हाथ पकड़ के हॉल में एंटर होता है तो सारे गेस्ट उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। उनके शॉक के दो रीज़न थे। फर्स्ट, उन्होंने कभी भी इतना ब्यूटीफुल बॉय नहीं देखा था एंड सेकंड कि ब्राइड सच में भाग चुकी है और उसकी जगह माफिया किंग किसी बॉय से मैरिज कर रहा है। जब वांगजी भी विंग को एंटर होते हुए देखता है तो वो भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्रोज हो गया था। उसकी आइज़ सिर्फ विंग पर टिकी हुई थी। विंग उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, पर जैसे ही उसके माइंड में ये थॉट आता है कि ये बॉय ब्यूटीफुल है, वो तुरंत उस थॉट को अपने माइंड से हटा देता है। विंग के फादर विंग को स्टेज तक ले जाते हैं और फिर वो विंग का हाथ वांगजी के हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि
मेरा सन इनोसेंट है। इसके अलावा वो वांग जी से और कुछ नहीं कहते। उनकी ये बात कहने का डायरेक्ट मतलब ये था कि जो कुछ भी हुआ है उसमें विंग की कोई गलती नहीं थी एंड वांग जी विंग से अपना किसी बात का रिवेंज ना ले। जेसिका जो कि विंग एंड उसके फादर के पीछे आ रही थी, वो भी विंग की स्टेज चढ़ने में हेल्प करती है एंड फिर वो विंग के साथ उसके पीछे खड़ी हो जाती है। अब तक वहाँ पर जितने भी एडवाइज़र थे वो समझ चुके थे कि माफिया किंग अपने फियांसे के ब्रदर से मैरिज कर रहा था एंड उन सबको पता था कि माफिया किंग के जो रॉयल राइट हैंड मैन है, उनका जो सन है वो ब्लाइंड है। इसलिए एक एडवाइज़र जो कि काफ़ी टाइम से वांगजी एंड उसके फादर के साथ था, वो खड़ा होता है और माफिया किंग से कहता है कि माफिया किंग, आप ये मैरिज नहीं कर सकते। ये सुनकर वांगजी और उन दोनों की फैमिली उस एडवाइज़र की तरफ देखने लगती है। तभी उस एडवाइज़र के सपोर्ट में एक और एडवाइज़र खड़ा होता है और कहता है कि माफिया किंग, ये एक बॉय है जो कि आपको कोई भी हायर नहीं दे सकता और ये ब्लाइंड भी है। उस एडवाइज़र ने ये बात कुछ ज़्यादा ही रूड तरीके से बोली थी और जब उसने ब्लाइंड वर्ड बोला तो विंग की पूरी बॉडी थोड़ी सी ट्रेम्बल करने लगी, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि वो ब्लाइंड है। पर जब कोई पर्सन उसे ऐसा कहता था सामने से एंड उसे याद दिलाता था कि वो ब्लाइंड है, तब विंग को अपने एक्सीडेंट के टाइम की मेमोरी याद आने लगती थी। वांग जी जिसने कि विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, वो विंग की बॉडी को ट्रेम्बल करते हुए फील कर पा रहा था। इसलिए वो विंग का हाथ थोड़ा और टाइटली पकड़ लेता है और उस एडवाइज़र को अपनी कोल्ड आइज के साथ घूरने लगता है। वो एडवाइज़र वांग जी की वो कोल्ड आई देखकर थोड़ा सा डर गया था, पर उसे पता था कि वांग जी उसे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक एडवाइज़र है एंड बाकी सारे एडवाइज़र्स भी उसका सपोर्ट करेंगे। एंड ऐसा ही होता है, एक एक करके सारे एडवाइज़र खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मैरिज नहीं हो सकती। वांग जी जो कि उन सारे एडवाइज़र्स की बात सुनता है और उन्हें इग्नोर कर देता है और कहता है कि ये कोई बिजनेस या फिर माफिया की बात नहीं है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। एंड वो सारे एडवाइज़र समझ जाते हैं कि वांग जी उनकी बात नहीं मानने वाला। पर फिर से वही एडवाइज़र जिसने फर्स्ट टाइम इस मैरिज के लिए मना किया था, वो कहता है कि माफिया किंग, हमें पता है आप इस बॉय से मैरिज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी फियांसे भाग चुकी है, पर आपको इस बॉय से हमेशा के लिए मैरिज करने की क्या ज़रूरत है। आप इससे एज अ सब्स्टिट्यूट ब्राइड मैरिज कर लीजिए। जब आपकी फियांसे आपको मिल जाए तब आप इस बॉय को अपनी लाइफ से निकाल दीजिएगा। विंग को उन सारे लोगों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लोग उसके बारे में ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि वो यहाँ पर प्रेजेंट ही ना हो या फिर उसकी लाइफ की कोई वैल्यू ना हो। वो सिर्फ एक टॉय है जिससे माफिया किंग का जब मन किया उससे शादी कर ली एंड उसका जब मन किया तब उसे छोड़ दिया। जब वांग जी ये सारी बातें सुनता है तो उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो रोज़ से मैरिज करने में इंटरेस्टेड नहीं था तो उसका रीज़न ये नहीं था कि उसे मैरिज में बिलीव नहीं था, बल्कि उसका रीज़न ये था कि उसे पता था कि उसे मैरिज करके ऐसा एक लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा जिसके साथ वो फ्रीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सके, जैसे कि उसके मदर एंड फादर थे। वांग जी ने अपने चाइल्डहुड से देखा था कि किस तरह उसके फादर माफिया किंग थे, पर फिर भी उनके घर की बॉस उसकी मॉम थी एंड माफिया किंग भी उसकी मॉम की सारी बातें माना करते थे। उन दोनों की मैरिज भी अरेंज मैरिज थी, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वांग जी को पता था कि उसे कभी भी ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, खासकर रोज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। एंड जब अभी उस एडवाइज़र ने मैरिज के बारे में ऐसे बात की जैसे कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील हो, तो ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आया। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे अपनी मदर की वॉइस सुनाई देती है जो कि उस एडवाइज़र से कहती हैं, मिस्टर हान, हम लोग मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी डील या फिर
कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं। और हमारी फैमिली में जब किसी पर्सन की मैरिज होती है तो बस एक बार होती है और एक ही पर्सन के साथ होती है। आप ये कैसे भूल सकते हैं? उनकी वॉइस से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। एंड मिस्टर हान, जो कि लान फैमिली को काफ़ी टाइम से जानते थे, उन्हें भी ये बात याद आती है कि लान फैमिली में केवल एक ही बार मैरिज होती है। इसलिए वो उसके आगे और कुछ नहीं कहते। एंड ऐसे भी वो मिसेस लान की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे एंड उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। पर बाकी के जो एडवाइजर्स थे वो इस बात से एग्री नहीं थे, पर फिर भी वो चुप हो जाते हैं। पर मिस्टर ली इस बात से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। वो चाहते थे कि उनकी डॉटर की मैरिज माफिया किंग से हो और उन्होंने ये प्रपोज़ल मिस्टर लान के सामने रखा भी था। पर उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि उन्होंने मिस्टर वी की डॉटर से ऑलरेडी अपने सन की मैरिज फिक्स कर दी है। पर अब जब रोज़ वेडिंग छोड़ के भाग चुकी है तो माफिया किंग मिस्टर वी के सन से मैरिज कर रहा है। पर जब हेड एडवाइज़र ही कुछ नहीं कह रहे एंड बाकी सारे एडवाइज़र भी चुप हैं तो वो क्या ही कर सकते थे। इसलिए सब लोग अपने अपने प्लेस पर बैठ जाते हैं। विंग के मदर एंड फादर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे कि वांग जी की मदर ने विंग का सपोर्ट किया, और अगर कोई भी उनकी बात नहीं मानता तो वो विंग की वांग जी से मैरिज नहीं होने देते और विंग को यहाँ से ले जाते, भले ही उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड फाइनली मैरिज स्टार्ट होती है। फिर प्रिस्ट कुछ पोस्ट बोलता है एंड इसके बाद वो वांग जी से पूछता है कि क्या वो विंग से मैरिज करने के लिए एग्री है, एंड वांग जी हाँ कह देता है। इसके बाद प्रिस्ट विंग से पूछता है कि क्या वो इस मैरिज के लिए एग्री है, एंड वो भी हाँ कह देता है। आखिर विंग के पास और चॉइस ही क्या थी। इसके बाद प्रिस्ट उन दोनों को रिंग्स एक्सचेंज करने के लिए कहता है। यंग, जिसके पास रिंग थी, वो रिंग लेकर वांग जी के पास आता है और वांग जी उस बॉक्स में से रिंग निकालता है एंड विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसके रिंग फिंगर में रिंग पहना देता है। जब विंग रिंग पहन लेता है तो वो फील करता है कि ये जो रिंग है वो उसके ही साइज़ की है, बट उसका और उसके सिस्टर का रिंग साइज सेम नहीं था। इसका मतलब ये रिंग उसके लिए ही ली गई थी। एंड विंग को इस बात से हैप्पीनेस होती है कि कम से कम जो उसकी वेडिंग रिंग है, जो वो अपने लाइफ टाइम पहनने वाला है, वो उसके ही नाम की है एंड उसके लिए ही ली गई है, ना कि किसी और की। फिर जेसिका भी एक बॉक्स निकालती है और विंग को रिंग देती है। ये रिंग का बॉक्स पहले रोज़ के फ्रेंड के पास था, जो कि रोज़ की वेडिंग में उसकी हेल्प करने वाली थी। पर जेसिका नहीं चाहती थी कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मैरिज में उसकी जगह कोई और प्लेस ले। विंग सोचता है कि उसने रिंग तो ले ली, पर अब वो वांग जी को ये रिंग पहनाएगा कैसे। तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वांग जी, जो कि देख रहा था कि विंग सिर्फ रिंग को पकड़े हुए था, उसे याद आता है कि विंग उसे देख नहीं पाएगा। इसलिए वो अपना हाथ विंग के हाथ में दे देता है जिससे वो उसे रिंग पहना पाए। एंड विंग अपने फिंगर से वांग जी की फिंगर टच करता है एंड उसके रिंग फिंगर में रिंग पहना देता है। इसके बाद प्रीस्ट उन दोनों को किस करने के लिए कहता है एंड फाइनली उन दोनों को ये बात रियलाइज़ होती है कि उन लोगों ने मैरिज के लिए तो हाँ कह दी थी, पर अब मैरिज के टाइम पे उन लोगों को किस भी करना होगा, और ये थॉट उनके माइंड में कभी भी नहीं आया था। पर अब उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता था। विंग को फील होता है कि किसी ने उसके चीक्स को टच किया एंड फिर उसके बाद उसे अपने फॉरहेड पर लिप्स फील होते हैं। वांग जी ने नोटिस किया था कि जैसे ही प्रिस्ट ने उन दोनों को किस करने के लिए कहा, वैसे ही विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस लगने लगा था। वांग जी उस बॉय को और ज़्यादा टेंस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सिंपली उसका चिक्स पकड़ता है एंड उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। एंड इसके बाद प्रिस्ट उन दोनों को हस्बैंड एंड हस्बैंड अनाउंस कर देता है। और गैस, आप लोगों को जैसा सही लगे, हस्बैंड एंड हस्बैंड या फिर हस्बैंड एंड वाइफ, आप लोग डिसाइड कर लेना, ओके। और वीडियो कैसी थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इसके आगे के पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना,
मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।